हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का सेल चैप्टर का अगला भाग लेके आए हैं। इस भाग में हम लोग डीएनए, आरएनए, लवक और राइबोसोम के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आम रहेगा। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जानकारी हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डीएनए और आरएनए के संरचना के बारे में जानेंगे। डीएनए दोस्तों, डीएनए ये इसमें जो अधिकांश मात्रा जो होता है डीएनए का दोस्तों, ये केंद्रक में होता है। या दोस्तों इसका अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है। और ये दोस्तों इसका जो कुछ मात्रा है माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ हरित लवक में भी होता है। या दोस्तों कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, लेकिन अधिकांश जो मात्रा होता है दोस्तों वो केंद्रक में ही होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है दोस्तों। ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए। डीएनए का आकार दोस्तों, डीएनए का आकार ये वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में दोस्तों। 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में, जिस कारण से इन दोनों को दोस्तों बायोलॉजी में, चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है। 1962 ईस्वी को इसे नोबेल प्राइज भी मिला है दोस्तों। इसके बाद डीएनए का कार्य क्या है दोस्तों? डीएनए का मुख्य कार्य दोस्तों यह आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है। जो आनुवांशिक क्रिया होता है इसका संचालन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना है। इसका जो इकाई होता है दोस्तों इसे जीन कहा जाता है। या दोस्तों इसका इकाई, डीएनए का इकाई को जीन कहा जाता है। और यह दोस्तों प्रोटीन का नियंत्रण करता है। डीएनए दोस्तों यह प्रोटीन का नियंत्रण करता है। अगला है दोस्तों आरएनए का निर्माण। आरएनए दोस्तों यह डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। या दोस्तों डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। जो डीएनए होता है दोस्तों इसके श्रृंखला में आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि अस्थायी डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। अस्थायी डीएनए जो होता है दोस्तों ये आरएनए का उस समय निर्माण करता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है दोस्तों। और कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, जिससे एक पूर्ण आरएनए का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये आरएनए कहां से बनता है दोस्तों? ये डीएनए से ही बनता है। आरएनए दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं दोस्तों और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और ये केंद्रिका में दोस्तों, केंद्रिका में डीएनए से बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो केंद्रिका में डीएनए होता है इसी से इसका निर्माण होता है। और ये कोशिकाओं में उपस्थित कुल आरएनए का दोस्तों 80% होता है। यानी कि 80% आरएनए सिर्फ आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा है दोस्तों टीआरएनए। ये जो टीआरएनए है दोस्तों ये ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों का राइबोसोम पर लाते हैं दोस्तों। ये क्या करता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं इसे ये राइबोसोम पर लेकर आता है, जहां पर प्रोटीन बनता है दोस्तों। यानी कि राइबोसोम पे ही इसका संश्लेषण होता है प्रोटीन का। इसके बाद है दोस्तों प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन बनने की जो अंतिम प्रक्रिया है इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है दोस्तों। प्रोटीन बनने का जो अंतिम क्रिया होता है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बाद है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है दोस्तों। जी हाँ, ये जो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए है इसका काम क्या है दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक ले जाने का काम ये करता है। तो दोस्तों ये आरएनए का जो है प्रमुख कार्य हो गया दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए, इसके बाद टीआरएनए और एमआरएनए। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका कार्य हो गया। इसके बाद है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों, यह जो राइबोसोम है इसका खोज पैलेड ने 1955 में किया था दोस्तों। 1955 ईस्वी में पैलेड के द्वारा यह खोज किया गया था।
और राइबोसोम दोस्तों यह एक अपारदर्शी है, यह अपारदर्शी होता है और यह क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रावी जालिका और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं दोस्तों। राइबोसोम ये इन सारे चीज़ों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अंतःप्रद्रावी जालिका और कोशिका द्रव में भी होता है दोस्तों। यह रासायनिक दृष्टि से आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम दोस्तों ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। और राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। जी दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों आरएनए के द्वारा होता है। तो प्रमुख कार्य जो होता है प्रोटीन का, राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसलिए इसे दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों तराककाई या सेंट्रोसोम। तराककाई या सेंट्रोसोम जो है दोस्तों, इसका खोज बेबोरी ने 1888 यानी कि 1888 ईस्वी में किया था दोस्तों। बोवेरी के द्वारा 1888 ईस्वी में इसका खोज किया गया दोस्तों। यह दोस्तों सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। यह जो तराककाई है, सेंट्रोसोम है, यह सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह नहीं होता है दोस्तों। यह 2 कणिकाओं से बना होता है। तराककाई कोशिका विभाजन में मदद करता है। पादप कोशिकाओं में यह कार्य ध्रुवीय टोपी करती है। यह कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु बनाता है दोस्तों। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि यह जो है दोस्तों पादप कोशिका में यह नहीं होता है, लेकिन यह दोस्तों जंतु कोशिका में यह पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लवक। जी हाँ, लवक ये क्या है दोस्तों, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये पौधों में सिर्फ पाया जाता है दोस्तों। लवक जो है ये जो पादप कोशिकाएं होते हैं, पौधे के जो कोशिकाएं होते हैं उसमें सिर्फ पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से ये जो है मिलता है दोस्तों, जुड़ा होता है। इसमें भी 2 झिल्लियां होती है, क्रिस्टी, इसमें भी दोस्तों 2 झिल्लियां होती है और इसका जो कार्य है दोस्तों ये 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला है आवर्णी लवक। जी दोस्तों, इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है, यानी कि जड़ों में या जो जमीन के अंदर में जो भाग होता है दोस्तों, भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर में जो पेड़ पौधे का भाग होता है, उन भागों में जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है दोस्तों। और यह क्या करता है, यह स्टार्च कणिका व तैलीय बूंदों को बनाने और संग्रहित करने के लिए होता है दोस्तों। यानी कि इसका जो आवर्णी लवक का जो प्रमुख कार्य है, यह स्टार कणिका व तैलीय बूंदों को बनाने में ये इसको जो है संग्रहित करता है दोस्तों। इसके बाद है वर्णी लवक दोस्तों। वर्णी लवक यह दोस्तों ये रंगीन लवक है और जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी, जहाँ दोस्तों लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं और यह पौधे के रंगीन भाग जैसे फूल, फलाभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। जहाँ दोस्तों इनका जो रंग होता है फूल का, फल भित्ति का या बीज का, इनका जो रंग निर्भर करता है दोस्तों, ये वर्णी लवक पर ही निर्भर करता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट पर ही निर्भर करता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फूलों का रंग, उनके बाद फल भित्ति का रंग और बीजों का रंग निर्भर करता है दोस्तों। इसके बाद है हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, यह हरा रंग का होता है और ये पौधे में दोस्तों जो पौधा होता है, पौधे के जैसे हरे जितने भी भाग है उस भाग में पाया जाता है। एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल ये होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। इसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पादप कोशिका का रसोई घर कहा गया है। रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर इसको जो है कहा गया है दोस्तों। रसोई घर इसको कहा है। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा दोस्तों कैरोटीन होता है। जहाँ दोस्तों कैरोटीन होता है, इसके अलावा जेंथोफिल होता है दोस्तों। जेंथोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल ये सब दोस्तों पिगमेंट है, वर्णक है दोस्तों, जो हरित लवक के साथ साथ पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इसमें पत्तियों का जो पीला रंग होता है दोस्तों,
पीला रंग हो गया। पीला रंग जो है ये कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, यानी कि पत्तियों में जब कैरोटीन बनने लगता है तब दोस्तों पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। इनके अलावा पर्णहरित में दोस्तों मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। जी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु दोस्तों पर्णहरित में उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अहम भाग था जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है इन भागों से। तो इसे अच्छे से देखना दोस्तों, बिना स्किप किए देखना, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आप इससे हासिल कर सके दोस्तों। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इस भाग में इतना ही था दोस्तों। बाय बाय।